आज हम बांग्लादेश में हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की बात करेंगे जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपू चंद्रदास की लिंचिंग। आखिर इसमें सच क्या है और अफवाह क्या? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले उन बातों पर नजर डालते हैं जो बिल्कुल साफ हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं है। एक भीड़ ने एक इंसान को बेरहमी से पीटा, इतना कि उसकी मौत हो गई। फिर उसके शरीर को पेड़ से लटकाया और आग लगा दी। मतलब क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कोई भी भीड़ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? क्या वजह थी इस भयानक हिंसा के पीछे? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान के बारे में जानना होगा जिसके साथ ये सब हुआ। कौन थे दीपू चंद्रदास और उस दिन असल में हुआ क्या था? तो देखिए, दीपू चंद्रदास एक आम नौजवान थे। उम्र यही कोई 25 से 27 साल के बीच। एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके के रहने वाले थे। अब जरा घटनाओं का क्रम देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। सुबह सिर्फ एक अफवाह फैलती है। दोपहर होते होते भीड़ जमा हो जाती है और दीपू पर हमला कर देती है। शाम तक उनकी जान ले ली जाती है। और बात यही नहीं रुकती। रात में उनके शव को सरेआम एक हाईवे पर जला दिया जाता है। तो सवाल यह है कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने नफरत की इस आग को भड़का दिया? ऐसा क्या आरोप था जिसके चलते एक पूरी की पूरी भीड़ हत्यारी बन गई? भीड़ के पास बस एक ही जवाब था, एक ही दावा, कि दीपू ने ईशा निंदा की थी, यानी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कोई अपमानजनक बात कही थी। बस इसी एक आरोप को इस भयानक हिंसा की वजह बताया गया। लेकिन क्या इस आरोप में जरा भी सच्चाई थी या ये सिर्फ एक अफवाह थी, हवा में उड़ी एक बात? चलिए अब हम तथ्यों और अफवाहों के बीच की इस पतली सी लाइन को परखते हैं। और जब आधिकारिक जांच हुई तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। इस आरोप का कोई भी सबूत नहीं मिला। ना कोई गवाह था जिसने कुछ सुना या देखा हो, ना ही उनके सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट मिली। मतलब साफ था, ये पूरी तरह से एक बेबुनियाद अफवाह थी और इसी अफवाह ने एक इंसान की जान ले। अच्छा, इतनी बड़ी और भयानक घटना हो गई, तो इसके बाद सरकार और पुलिस ने क्या किया? क्या कोई एक्शन लिया गया? हाँ, पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिंचिंग के सिलसिले में करीब 7 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये एक साफ संकेत था कि कानून अपना काम करने की कोशिश कर रहा था। और बात सिर्फ लोकल पुलिस तक ही नहीं रुकी। बांग्लादेश के सबसे ऊंचे लेवल से, यानी सरकार की तरफ से भी एक बहुत कड़ा संदेश आया। वहां की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने साफ साफ कहा कि ऐसी हिंसा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है, और ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए, ये घटना इतनी भयानक थी कि इसकी गूंज सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। दुनिया भर से इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। खासकर पड़ोसी देश भारत में इस घटना को लेकर काफी कुछ कहा गया। प्रियंका गांधी और शशि थरूर जैसे बड़े नेताओं ने न सिर्फ इसकी निंदा की, बल्कि उन्होंने भारत सरकार से ये भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। और जब बात मानवाधिकार समूहों तक पहुंची तो उन्होंने इसे और भी ज्यादा गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे सिर्फ एक हत्या नहीं माना, बल्कि इसे मानवता के खिलाफ अपराध की संज्ञा दी। इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस घटना को कितना गंभीर माना गया। तो अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, ये जो एक अकेली घटना है, ये हमें सिखाती क्या है? इस एक लिंचिंग के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, जब हम इस पूरे मामले को एनालाइज करते हैं तो 3 बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली, कि गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन या कहें कि अफवाहें कितनी जानलेवा हो सकती हैं। दूसरी बात, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और तीसरी, ये हमें याद दिलाती है कि इस तरह की भीड़ वाली हिंसा को रोकने के लिए एक मजबूत कानून और सरकार का तुरंत एक्शन लेना कितना जरूरी है। और हाँ, एक बात और समझनी जरूरी है। भले ही आधिकारिक तौर पर इसे एक अकेली घटना मानकर जांच की जा रही हो, लेकिन कई जानकार और एक्टिविस्ट इसे एक बड़े और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि यह दिखाता है कि कैसे अल्पसंख्यक समुदायों पर दबाव बढ़ रहा है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अगर सिर्फ एक अफवाह, एक झूठी खबर किसी की मौत का फरमान बन सकती है, तो फिर इस समाज में सच में कौन सुरक्षित है?